So hello everyone, my name is Dr. Lalit. I welcome you all in the Textbook Super Coaching. बच्चों बार का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी होगी आप लोगों को। तो अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है और हमारी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर। तो चूंकि आई वाज देयर इन बार्क इन 2013, तो एक अच्छा सा एक गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी देता हूं कि ये एक, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड करते हो और इंटरव्यू को क्वालिफाइड करते हो तो आपको एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, दैट इज साइंटिस्ट बी। शुरू के एक साल आप वहां पर ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर रहते हो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर रैंक इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि 2 सेमेस्टर एग्जाम रहेंगे वहां पर आपके, आपको जो है आपके चॉइस का इंस्टीट्यूशन मिलता है, जिसमें 3 इंस्टीट्यूशन है लाइफ साइंसेज के को लेकर। एक बार्क इटसेल्फ है, एक आरआर कैट है और एक हमारा कल्पक्कम में है। इन 3 सेंटर में आपको जो है फाइनल एक पोस्टिंग मिलती है जिसमें आप साइंटिस्ट भी रिक्रूट किए जाते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप 2 साल के बाद इंडिपेंडेंट अपने प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद जो है यू कैन परस्यू योर पीएचडी एज वेल फ्रॉम द सेम बार्क। वहां पर एक यूनिवर्सिटी है HBNI, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि 2008 में बनी थी। वहां से ही आप अपने आप को पीएचडी में एनरोल करा के पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि एमएससी के जस्ट बाद यू विल बिकम ए साइंटिस्ट और साथ साथ में आपको जो है आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जो एक जॉब की सर्च रहती है, वो जो एक जॉब की तलाश रहती है हम लोगों को कि भाई एक स्टेबल जॉब हो, वो जॉब भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, बात करेंगे इस एग्जाम के पैटर्न की। इस एग्जाम या इस पोजीशन को लेने के 2 रास्ते हैं। एक तो जो अभी हमारा फॉर्म निकला है, दैट इज OCES, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उनके लिए है। इसमें खास बात क्या है कि जो 4 ईयर के सपोज बीटेक वाले जो बच्चे हैं, केवल बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाला बच्चा या लाइफ साइंस वाला बच्चा, किसी भी स्ट्रीम या बायो साइंस वाला बच्चा केवल मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। बीटेक नहीं चलता है, ये बात ध्यान रखना। तो बहुत सारे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे होंगे जो शायद इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे होंगे, बट ये आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते बच्चों। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बाकी सारे बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। और लाइफ बायो साइंस में आपको मास्टर डिग्री चाहिए। दूसरा, एक तो इस एग्जाम के थ्रू आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाइड करते हो OCS को, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप ये एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, इस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहना चाहते हैं, तो आपका गेट में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, यानी कि गेट के थ्रू भी आप अप्लाई करते हो। तो अगर आपका एक अच्छा स्कोर है, आप उनकी जो एक पर्टिकुलर जो मार्क रहेगी, कट ऑफ रहेगी, उसको अगर आप जो है कंप्लीट कर जाते हो, उसको आप पास कर जाते हो, तो दे विल कॉल यू डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। उस केस में आपको ये OCS एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। आई रिमेम्बर जब मैंने एग्जाम दिया था ये, तो मैंने जो है OCS के थ्रू ही दिया था, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है। उस टाइम पे मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट आप या तो इस एग्जाम के थ्रू भी एंट्री ले सकते हो इंटरव्यू के लिए, ये नहीं कि वो सिलेक्शन इंश्योर नहीं करेगा आपका। आप इस एग्जाम को जब पास करते हो तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंटरव्यू में आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, इस चीज पर आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। या फिर आप जो है गेट के थ्रू, गेट आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब अगर लाइफ साइंस की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी से हो या फिर जो है आपका एक्सेल लाइफ साइंसेस से हो, दोनों से आप एलिजिबल हो जाते हो। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी। जितना कम नेगेटिव मार्किंग आप करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उतने ही ज्यादा चांस है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए, ठीक है ना। और एग्जाम के जो क्वेश्चन का लेवल होता है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ गेट क्वेश्चंस, ठीक है। जो गेट में बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होता है या लाइफ साइंस वाला जो सेक्शन होता है, ऑलमोस्ट उसी के जैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है, तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, मतलब एक तरीके का मेन सिलेबस तो कोई डिफाइन होता नहीं है इनका, लेकिन हाँ कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, किस किस यूनिट से और किस किस टॉपिक को आपको फॉलो करना चाहिए, वही सारा डिस्कशन मैं आप लोगों से यहाँ रखूंगा। तो जितने भी लोग हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। मैं कमेंट रीड करूंगा कुछ दिन तक, फिर मैं जब भी कभी किसी बच्चे को रिप्लाई करूंगा, आप मुझे टैग कर सकते हो वहां पर, ताकि मुझे आपका कमेंट जो है वो मिल जाए।
ठीक है बच्चों, तो इन तीनों चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी क्लास की पीडीएफ, सारे डिस्कशन, अपने नए क्लास के लिंक, फ्री क्लास की टाइमिंग, सब कुछ मैं वहीं जो है आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ठीक है ना, मैंने एग्जाम भी क्वालिफाइड किया था, मैंने ये इंटरव्यू भी क्वालिफाइड किया था, मैंने ज्वाइन भी किया था। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं आगे। टाइमिंग क्लास की नोट कर लीजिएगा, और ये स्कैनर है, इससे मेरा टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या मैं ऐसे बोलूं आप लोगों से कि शुरू की जो 4 यूनिट है हमारे CSIR नेट के सिलेबस की, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड द इम्यूनोलॉजी, कैंसर वाला पार्ट, और इसके अलावा यूनिट 13 और यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी, सब कुछ नहीं, उसमें भी कुछ चीजें, और बाकी और यूनिट के कुछ टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, अगर आप बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की तो एंडोक्राइनोलॉजी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की तो उसमें फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जेनेटिक्स में हमारा जो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने वाली बात होती है, या हमारा टेट्राड एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा जहां से बहुत कम आता है, जैसे इवोल्यूशन हो गया, इकोलॉजी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, यहां से मिनिमम क्वेश्चन आज जो है आपके बनते हैं। तो जो मेजर फोकस आपको करना है वो शुरू की 4 यूनिट और लास्ट की 2 यूनिट CSIR नेट की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इन्हीं 6 यूनिट को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो क्वालिफाइड कर जाओगे। इसके अलावा आप जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ हमारे सेलेक्टेड टॉपिक्स को जो है कवर कर सकते हो। इन सब के अलावा भी हमारा कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारा केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी हो गया, या सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब चीजें हो गई हमारी। इन सब के अलावा भी हमारे बहुत सारे जो टेक्निकल पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन आपका आता है, बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है, तो मैंने सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है क्या क्या चीजें आप लोगों को फोकस करनी चाहिए। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे अभी के अभी तुरंत। चलो, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, हमारे 4 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें हमारा एक है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, फिर है ट्रांसलेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, और एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं हम लोग, वो है हमारा जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन पर भी आजकल, स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पर आजकल बहुत क्वेश्चन जो है हमारे आते हैं, यहां भी आते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर मैं बात करूं तो जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी प्रोटीन इन्वॉल्व हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, सबके फंक्शंस, सबके सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए, बेसिक मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, कैसे बनते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। आपको प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा अच्छे से कंपैरिजन जो है वो पता होना चाहिए, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन, पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और यूकैरियोटिक सिस्टम में सेल साइकिल का पूरा लिंकेज, सेल साइकिल के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन के इवेंट जो हैं, या जैसे प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का बनना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बनना, वो सारे इवेंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से समझ आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम में डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं और उनके प्रमोटर होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ में हमारा जो भी कुछ पर्टिकुलर हमारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को या रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक यहाँ हो जाता है हमारा, चाहे हम 5 प्राइम कैपिंग की बात करें, स्प्लाइसिंग की बात करें, पॉलीएडिनाइलेशन की बात करें, या फिर हमारा आरएनए एडिटिंग की बात करें, हमारा राइबोसोमल आरएनए प्रोसेसिंग की बात करें, टीआरएनए प्रोसेसिंग की बात करें, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। एमआरएनए सर्विलेंस की बात करें, एमआरएनए डिग्रेडेशन की बात करें, जो जो मैं बोल रहा हूं इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन में आपका जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है और उसके थ्रू जो केमिकल प्रूफ रीडिंग होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, केमिकल प्रूफ रीडिंग क्या होती है, इसको पढ़ना है। साथ साथ में इनिशिएशन, प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन और यूकैरियोटिक इनिशिएशन, मैक्सिमम चांसेस है कि इनिशिएशन से क्वेश्चन पूछे आपका, ट्रांसलेशन इनिशिएशन, तो अच्छे से पढ़ना है, इसको कंपेयर करना है। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये चीजें आप लोगों को पूरा अच्छे ध्यान में रखनी है। जीन रेगुलेशन में हमारा जीन जो हमारे
क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको अच्छे से फोकस करना है। बैक्टीरियल सिस्टम में आपके जो ऑपेरॉन सिस्टम होते हैं उसको आपको अच्छे से समझना है। पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। और डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, स्पेसिफिकली डैमेज और रिपेयर का रेडिएशन से रिलेशन, रेडिएशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। चलो वो हालांकि वो मैंने आगे लिख रखा है अलग से, बट यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा इसका कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट यूनिट हमारी आज जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है वो है सेल साइकिल रेगुलेशन, हमारा अच्छे से सारे सीडीके साइक्लिन कौन कहाँ काम कर रहा है हमारा। डीएनए डैमेज का सेल साइकिल से क्या रिलेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का सेल साइकिल से क्या रिलेशन है, कैंसर का सेल साइकिल से क्या रिलेशन है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर है हमारा, चैनल्स हैं हमारे, डिफरेंट पंप्स हैं हमारे, उनके बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है, नर्व इंपल्स प्रोपेगेशन कैसे होता है, सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, न्यूक्लियर प्रोटीन ट्रांसलोकेशन और सिक्रेटरी पाथवे, ठीक है ना। इसके अलावा ईआर के अंदर प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए भी और हमारा मेन एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा सेंस सिग्नलिंग है, सेल जंक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल जंक्शन, सारे के सारे हमारे, चाहे ऑक्लूडिंग जंक्शन हो, चाहे हमारा एडेरेंट जंक्शन हो या हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन हो, उनके सब टाइप्स क्या है अच्छे से पता होने चाहिए, आता जरूर है। सिग्नलिंग की हम लोग बात करें, मेनली जीपीसीआर और आरटी के दो इंपोर्टेंट है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बार के एग्जाम में। तो पूरा अच्छे से इसको समझिएगा, याद करिएगा। देखो दो चीजें हैं, जितना आप मिनिमम नेगेटिव करोगे और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, चांस आपके हैं सिलेक्शन के। क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं भी कर पाओ, मतलब ऐसा नहीं कि एक थ्रेशोल्ड लेवल को तो आपको पार करना ही करना है, नेगेटिव मिनिमम होने चाहिए आपके, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। बायोकेमिस्ट्री में अगर बात करें, पूरे बायोमोलिक्यूल्स, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, बेसिक, उनके बायोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम कोफैक्टर, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटाबॉलिज्म में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बस ये तीन भी अगर कर लोगे तो सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। 3 यूनिट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। 4th यूनिट हमारी इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमारा इनेट इम्यूनिटी, देखो इम्यूनोलॉजी पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बच्चों। चाहे वो हमारा इनेट इम्यूनिटी में इनेट इम्यून सेल्स हो, इनेट इम्यून रिसेप्टर हो, पैम्प हो, पीआरआर हो, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इन्फ्लामेशन के बारे में, अडेप्टिव इम्यूनिटी या बाकी और जो टॉपिक हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, ऑटो इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून रिस्पांस टू वेरियस पैथोजन, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना, इम्यूनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाते हैं। इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं यूनिट 12 और यूनिट 13, यूनिट 12 और यूनिट 13 को बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर प्लांट की सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टेक्निक्स में, जैसे फैक्स हो गया हमारा, देखना ध्यान रखना, फैक्स हो गया, एनएमआर हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा माल्डी टॉफ हो गया, माल्डी टॉफ, टॉफ को ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी, ये टेक्निक बिल्कुल नहीं छोड़नी है, यहां से आपके मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वही आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, बेसिक अबाउट सॉल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हम लोग बात करें यहां पर हाफ लाइफ की, इसमें हाफ लाइफ के अलावा हम बात करें, जैसे सपोज हम लोग नहीं, पहले हम लोग 12th क्लास में क्वेश्चन पढ़ते थे कि एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगा, बीटा पार्टिकल निकल गया तो क्या चेंज आएगा, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, कितने सीवर्ट तक, इट इज वन ऑफ द यूनिट, कितने सीवर्ट तक हम लोग जो है अलाउड है, एक कोई भी इंडिविजुअल जो काम कर रहा है बार्क में या किसी भी ऐसी जगह पर जहां रेडिएशन पे काम हो रहा है, कितने सीवर्ट रेडिएशन उसकी लाइफ टाइम के लिए अलाउड है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पूछी जाती है। और जो भी हमारी, जैसे हमारा एनएमआर हो गया या जो भी हमारी टेक्निक हो गई, इसके अलावा जैसे हम लोग आज पढ़ते हैं ना ईसीजी हो गया, ठीक है ना, या हम लोग बोलते हैं कि जो भी रेडिएशन बेस्ड थेरेपी है,
या रेडिएशन बेस्ड इमेजिंग टेक्निक है, ध्यान रखना, रेडिएशन बेस्ड थेरेपी, रेडिएशन बेस्ड इमेजिनिंग टेक्निक जो होती है हमारी, ठीक है, उनको भी अच्छे से समझ के जाना है आप लोगों को। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, मैट्रिक्स और अलजेब्रा का एक क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड अच्छे से समझ के जाना है, टेस्ट जो भी होते हैं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है ना, काई स्क्वायर टेस्ट, कंफर्म्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो देकर जाता है। इसके अलावा अनोवा, वन वे अनोवा हो या टू वे अनोवा हो, जो भी हमारे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो सब आपको करना है, और करंट जो डिस्कवरीज हैं साइंस की वो भी आपको फोकस करनी है। ये सारी चीजें आप लोगों बच्चों फोकस करनी है, और मैं कुछ सेशन भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। अब आगे आने वाले टाइम में मैं बार्क स्पेशल कुछ सेशन और कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। ध्यान रखना है, यही टॉपिक अगर आप कर लोगे तो इनफ है बच्चों, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, इन टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल बेस से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इतना ही आता है मोस्टली। इसके अलावा गेट जो है हमारा, गेट के थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हो, तो गेट में भी आपके ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉल आ जाए, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारा बैच जो है वो ऑन है, आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं 2025 वाला, बार की तैयारी भी पैरेलली हो जाएगी उसमें आपकी, ठीक है। चलो।